तो ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं एसएसटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और देखते समय अपने हाथ में किताब भी रखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं सिर्फ। तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। हम यूरोप में राष्ट्रवाद जब भी पढ़ते हैं तो हमें राष्ट्रवाद का मीनिंग पता चलना ज़रूरी है। राष्ट्रवाद का मतलब एक राष्ट्र की भावना। जब भी हम अपने भारत के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में ऐसी एक भावना होती है कि भारत एक राष्ट्र है या सभी धर्म एक साथ है। वैसे ही राष्ट्रवाद मतलब अपने मन के अंदर एक उच्च कोटि की भावना होती है कि ये हमारा राष्ट्र है। ये भावना एक दिन या ऐसा नहीं कि सुबह उठ गए चाय पीने के वक्त आ गए हाँ ये एक राष्ट्र है, ऐसी भावना नहीं आ सकती हमारे मन में। क्लास 9 में हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते वक्त हमने देखा था कि यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी राष्ट्रवाद के लिए। तो राष्ट्रवाद सबसे पहले फ्रांस से शुरू हुआ, उसके पहले अमेरिका और स्विट्जरलैंड फ्रांस से पहले ही एक राष्ट्र राज्य थे। तो हम चैप्टर में शुरुआत में देखते हैं कि फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रांसीसी कलाकार है। फ्रेडरिक सोरियू नाम का एक फ्रांसीसी कलाकार है जिसने 1848 में 4 खंडों वाला एक चित्र बनाया। इस चित्र में उसने अपने मन के चित्र को उस कागज पर उतारा और इन 4 खंडों के चित्र को यूटोपोटिया कहते हैं। यूटोपिया मतलब स्वप्न की दुनिया। स्वप्न की दुनिया मतलब कि वो हकीकत में हो ही नहीं सकती, इतनी आदर्श है वो दुनिया। मतलब आपको सिंपल समझाता हूँ कि हमें पता है कि भूटान में चोरी नहीं होती, वहाँ पर यानी घरों का दरवाजे नहीं होते। उसी प्रकार उसने इस चित्र में इतना आदर्श दिखाया था कि वो असलियत में हो ही नहीं सकता। बुक में देखिए सब अपने बुक में हमें एक चित्र दिखाया है, वो फ्रेडरिक सोरियू ने निकाला हुआ चित्र है। उस चित्र में पहले हमें एक महिला की प्रतिमा दिखाई है, वो न्याय की देवी है। हमें पता है कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को ऐसा दिखाया गया है कि वो क्रांति को प्रेरणा दे रही है। इस कारण इस चित्र में उसने महिला की प्रतिमा एक न्याय देवी के रूप में दिखाई है, जिसके एक हाथ में वीरता की मशाल है और दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का पत्र है। मानव अधिकारों का पत्र मतलब इस पत्र में मानव के कुछ ऐसे मौलिक अधिकार बताए गए हैं जिससे मनुष्य का जीवन सुखद हो सकता है। और नीचे हमें दिख रहा है कुछ मलबे जैसा पड़ा हुआ है। मलबा मतलब कचरा, वो निरंकुश शासक के चिन्ह है। निरंकुश शासक के चिन्ह मतलब ऐसे चिन्ह जो कि राजतंत्र तानाशाही से जुड़े हुए हैं। इस चिन्हों में हमें बहुत सारे राजतंत्र वाले चिन्ह दिख रहे हैं, क्योंकि ये 1848 में निकला हुआ चित्र है। इस चित्र में हमें दिख रहा है कि तब राजतंत्र था और सबसे पहले अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो पहले ही एक स्वतंत्र राष्ट्र है उस मोर्चे का वो नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। उसके बाद फ्रांस जो एक क्रांतिकारियों की सेना है। क्रांतिकारियों की सेना मतलब उन्होंने उस वक्त क्रांति की थी, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति तभी आसपास ही हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, और फ्रांस तब एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। ये बात की बात है कि नेपोलियन 1805 में फ्रांस में फिर से ये राजतंत्र लाया। और उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये राष्ट्र राज्य है ये दोनों, और फ्रांस क्रांतिकारी है। उसके बाद जर्मन और यूरोप के बाकी देश जैसे रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब उसके पीछे पीछे आ रहे। ये इस चित्र में हमें दिखाया गया है। ये चित्र यूटोपिया यानी सपनों की दुनिया है एक तरह से। अब हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, आपके बुक में देखो आपको यूरोप के राष्ट्रवाद के 6 मेन पॉइंट्स मिलेंगे। आपका पहला मेन पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ये पॉइंट हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसके कुछ सब पॉइंट्स भी है। तीसरा मेन पॉइंट है क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 तक।
और चौथा पॉइंट है, रुको अभी दिखाता हूँ, चौथा पॉइंट है जर्मनी और इटली का निर्माण। हाँ, एक खास बात इस चित्र, हाँ ये इस चित्र की एक खास बात यह है कि यहाँ पर जर्मनी और इटली भी दिखाए गए हैं, लेकिन तब तक जर्मनी और इटली एक राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। और अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट क्रांतिकारियों का युग हो गया। इसके बाद जर्मनी और इटली का निर्माण भी हो गया। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, इस पॉइंट में हम थोड़ा ऊपर से देखने वाले हैं कि महिलाओं को ही राष्ट्र की छवि क्यों दी गई थी। और अंतिम पॉइंट इस चैप्टर का होगा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। और इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते, यही वो चित्र है जिसके बारे में यह सब लिखा गया है। यहाँ पर देखो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कुछ नए शब्द यहाँ पर दिए गए। निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब तानाशाही सरकार। अभी जो कोरिया में है तानाशाही, किम जोंग की सरकार, वो तानाशाही सरकार है, उसे निरंकुशवाद सरकार कहते हैं। और दूसरा शब्द है कल्पना दर्शक, यूटोपिया, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब कि एक ऐसा समाज जिसके आदर्श इतने उच्च है कि वो असल दुनिया में असंभव की भांति है। अस्टन रेनर, राष्ट्र क्या है? अस्टन रेनर एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। दोस्तों अब आप पेज पलटे अपना, उस चित्र के अगले वाले पेज पर देखिए, वहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखा गया है अस्टन रेनर। अस्टन रेनर एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। उसने एक विश्वविद्यालय में अपना एक व्याख्यान दिया, व्याख्यान मतलब भाषण दिया। उसमें उसने राष्ट्रवाद क्या है ये समझाने की पूरी कोशिश की गई है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि आपको समझा सकूं कि राष्ट्रवाद क्या है। और हाँ, एक बात, इतिहास को समझ कर लो, रटना मत, क्योंकि रटने से परीक्षा तक ही याद रहेगा, उसके बाद आप सब भूल जाओगे। तो राष्ट्रवाद क्या है यह उसने बताया। समझो, ये कुछ भूखंड है, आपको दिखाता हूँ। भूखंड है, इन्हें हम राष्ट्र तब कहेंगे जब ये लोग, ये यहाँ की जनता, समझो यहाँ की जनता अपने आप को एक समूह मानेगी, एक विशाल समूह मानेगी, जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होगी। और एक चरम बिंदु यानी एक देश के लिए वो अपना पूरा बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। तब उन लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना होगी, और तभी जाकर हम उसे एक राष्ट्र कह सकते। और इसका एक असली उदाहरण, जीवंत उदाहरण हमारे सामने, वो है भारत। क्योंकि भारत के लोगों को जब भी भारत पर संकट आता है, तो हम चाहे आपस में कितने भी लड़ जाए, लेकिन फिर भी हम एक राष्ट्र की तरह उभरते हैं। इस कारण इसका एक जीवंत उदाहरण भारत को हम कह सकते हैं। तो ये याद रखना, सिर्फ अस्टन रेनर एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए था कि राष्ट्रवाद क्या है, देश प्रेम या एक राष्ट्र की भावना, इसे भी आप राष्ट्रवाद कह सकते। जब अस्टन रेनर का आप रेड बॉक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर जनमत संग्रह यह शब्द भी आप पढ़ेंगे। उसने कहा है कि किसी भी देश को एक बनने के लिए वहाँ के लोगों का जनमत संग्रह एक होना चाहिए। जनमत संग्रह मतलब, समझो आपको कोई फैसला लेना है, तो वो फैसला लेने के लिए यहाँ पर 3 लोग हैं, 1 2, ये दूसरा, ये तीसरा, इन सब की सोच एक ही जैसी है, यही फैसले पर आकर रुकती है। तो इसे कह सकते हैं जनमत संग्रह, यानी इन सभी लोगों का मत एक ही है, इसे आप जनमत संग्रह कह सकते हैं। शॉर्ट में हमने 9वीं में भी जनमत संग्रह के बारे में कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, इतना नहीं आता तो मैं फिर से बताता हूँ आपको कि जनमत संग्रह मतलब कि सभी लोगों के विचार एक ही तरफ है, यानी सभी लोग एक ही नेता को चुनते हैं, यानी लोकतंत्र कह सकते हैं जनमत संग्रह को आप। मैं बाजू हट गया हूँ, आपको फोटो निकालना है तो निकल के रखो, या ऐसे शॉर्ट पॉइंट बनाओ तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अगले वीडियो में हम ये चैप्टर रियल में स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था।
और अगले चैप्टर में हम इस चैप्टर का फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार ये लेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसलिए आपको जब अगर पूरा चैप्टर पढ़ना हो या पूरा चैप्टर समझ के लेना हो तो मेरे अगले वीडियो भी देखना। और मैं इस चैप्टर को आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस चैप्टर में होगा क्या। इस चैप्टर में होगा कि राष्ट्रवाद क्या है, फ्रांसीसी क्रांति तथा क्रांति से लोगों ने प्रेरणा कैसे ली, और राष्ट्रवाद का विचार लोगों के मन में कैसे ये हुआ, उपजा मतलब कैसे उनके मन में ये रुक गया कि हम एक राष्ट्र है और हम सब एक है, ये विचार उनके मन में कैसे उपजा। और इस चैप्टर के ऊपर ही सेकेंड चैप्टर रिलेटेड है, तो ये चैप्टर मिस मत करना। थैंक यू। और मैं बता दूं, ये फिर से एक बार बता दूं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और लास्ट में लाइक शेयर कमेंट करना। और हाँ, वीडियो देखते वक्त वीडियो की स्पीड स्लो करके देखना तथा किताब आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आपको इतिहास अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में रटना मत। थैंक यू।